अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने आज जो पेपर करना है मई जून 2018 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक से, और ये मैंने आपको रिवाइज भी करवा चुका हूँ, तो लिहाजा बेटा आप लोग भी इसको लिखेंगे, ठीक है? सिर्फ सुनेंगे नहीं, लिखना है आप लोगों ने। कह रहा है सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द फर्स्ट टू एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट विद कोल्ड वाटर to produce same type of product. With sodium the solution is clear, but with magnesium it appears cloudy. देखिए इसने ये जो वर्ड्स यूज किए ये की वर्ड्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इनका क्या क्या मतलब है। लेकिन पहले कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। देखिए एक बात जरा ज़हन में रखिएगा। अच्छा, वाटर को आपने लिखना है H2O करके है, लेकिन मैं इसलिए बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ HOH, ताकि आपको एक चीज मैंने समझानी है। ये देखिए बेटा, ये मैग्नीशियम इस H को रिप्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम इस H को रिप्लेस कर रहा है ना, तो क्या चीज बनेगी साथ में बेटा? H2 गैस बनेगी। अक्सर बच्चे हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, ठीक है? तो मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बेटा आपके पास बनेगा। अब देखिए उसने कोल्ड वाटर लिखा है, आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और H2 बनता है हॉट वाटर के साथ। ये डिफरेंस याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है इसको, कि मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन मैग्नीशियम अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा कोल्ड वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है? और आपको मैं एक और चीज भी बताऊं कि जो ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम। बताइएगा, जब मैं आपको ग्रुप 2 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी बताई थी, हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी। बड़े ये एक्वस ही होगा। हैदर पूछ रहे कि इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नीचे स्टेट क्या लिखेंगे हम। वैसे तो एक नंबर की जब इक्वेशन होती है तो आप स्टेट नहीं लिखते, ठीक है? तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल स्टेट ना लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने स्टेट गलत लिखी तो आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन है ये एक्वस कि कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व होता है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि सॉलिबिलिटी क्या हो रही है जी डाउन द ग्रुप, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड की बढ़ती है। तो इससे समझ गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट सॉलिबल, ये वाटर में सबसे कम डिसॉल्व होता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट सॉल्युबल। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही नजर आ जाएगा। कह रहा है suggest why the solution is cloudy after the reaction of magnesium with cold water। तो आप बताएंगे जी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है स्पेरिंगली सॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। अच्छा देखें, जोन से वो कहता है ना क्लियर सोल्यूशन, वो कह रहा है सोडियम को वाटर में डालो तो क्लियर सोल्यूशन बनेगा। इसका क्या मतलब है? जब क्लियर सोल्यूशन है इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। अच्छा, अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था कि जी ग्रुप 2 एलिमेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लूं। सॉल्युबिलिटी विल अफेक्ट द रिएक्शन विद बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर। मुझे इनका क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? सॉल्युबिलिटी विल अफेक्ट द रिएक्शन विद, बेटा ये सॉल्युबिलिटी नहीं है पहली बात, दिस इज नॉट सॉल्युबिलिटी, दिस इज द रिएक्शन। ये मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस तरह मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? ये डिसॉल्व तो हो रहा है, डिसॉल्व होने के बाद रिएक्शन हो रहा है इनका, तभी तो नई चीजें बन रही है ना। अगर सिर्फ डिसॉल्व होते ना तो ये प्रोडक्ट नहीं बनने थे, लेकिन ये रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा। कह रहा है कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड विद डाइल्यूट एसिड। There are trend in the both physical and chemical property of element and their compound down the group. Relative reactivity generally increase from magnesium to barium. अब बेटा पहले तो ये डिसाइड करें, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये क्या है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? दीज आर द मेटल्स, ठीक है? ये मेटल्स है ना। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा? मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं?
मेटल्स जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब सबसे रेडिली कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये मैग्नीशियम है, ये बेटा नीचे कैल्शियम आ रहा है। अब देखिए आपको समझ आनी चाहिए कि साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है। साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है जी? इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसमें पहली बात तो ये जरा सोचे ना कि फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज, बेटा मेरी आवाज अगर ब्रेक हो रही है, बाकी कोई बच्चा मुझे बताए, मालिक या हैदर, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा? नहीं, अच्छा जैनब बेटा आप आपका नेट का प्रॉब्लम होगा जैनब, क्योंकि बाकी बच्चों को सही आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। एटॉमिक रेडियस बेटा इंक्रीज हो रहा है ना, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, है ना? इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। अब ये बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेस अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो रहा है डाउन द ग्रुप या मुश्किल हो रहा है? आसान हो रहा है। मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है? एंड एबिलिटी, yes, and ability to lose the electron increases, ठीक है बेटा? इसलिए मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये बात फिर सुन ले, ये नॉन मेटल्स के ऑपोजिट है। फिर सुने, मेटल्स की रिएक्टिविटी जब भी आपने डिस्कस करनी होगी, बिल्कुल लिख सकते हैं हैदर, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी बेटा आपने जब भी डिस्कस करनी होगी तो आप इसमें ये देखेंगे कि मेटल्स की नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एटम का साइज जितना बिगर होगा उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो आपने एक्सप्लेन करना है तो ये सारी चीजें उसको बताएंगे कि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने से जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन वीक और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा। इसमें आप आयोनाइजेशन एनर्जी का भी लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप। अगर आप ये लिखेंगे ना आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। आप इसका रिलेशन ऐसे याद कर लें कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उतनी मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, गिव टू ऑब्जर्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, राइट एन इक्वेशन। अच्छा, अब देखिए जब ऑब्जर्वेशन लिखनी हो ना तो आप पहले इक्वेशन लिखें। मैग्नीशियम MgO2 इट गिव्स MgO, ठीक है? अब आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा। तो बेटा एक तो फ्लेम टेस्ट बताएं, जब भी आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ना ऑक्सीजन में, इन दी फ्लेम, फ्लेम तो हो गई, लेकिन आप जब ऑक्सीजन को मैग्नीशियम को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो व्हाइट फ्लेम, ब्राइट व्हाइट फ्लेम, कौन सा फ्लेम आएगा? ब्राइट व्हाइट फ्लेम इज प्रोड्यूस, पहली ऑब्जर्वेशन। और दूसरी ऑब्जर्वेशन बेटा जो कि बहुत ज्यादा रिएक्शंस में आप लिखते हैं, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म, क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है ये व्हाइट सॉलिड होगा, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म। तो ये दो ऑब्जर्वेशन बेटा होगी, राइट? इसी तरीके से कह रहा है कि राइट द रिएक्शन फॉर द मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला रिएक्शन उसने पूछा है बेटा आपसे। इसमें बस MgSO4 प्लस H2। ये भी बेटा एक क्वेश्चन पूछा था अभी एक बच्चे ने, suggest why there is a general decrease in the melting point of the element group 2 down the group। ये अभी बेटा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा क्लास से पहले, और उसने ये मुझे कहा कि जी ग्रुप 2 में अगर आप डाउन द ग्रुप आए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, देखिए ना, इसके पास अगर 12 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के पास 20 है, तो वो बच्चा मुझे ये कह रहा है कि सर अब डाउन द ग्रुप आ पाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से तो IMF स्ट्रॉन्गर होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ना चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं जी? आप लोग भी इसी एंगल से सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली लॉजिक है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा आपने अप्लाई करनी है सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स के ऊपर।
जिनमें IMF होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और वो नॉन मेटल जो आपके पास वाटर के अंदर चले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप नॉन पोलर कंपाउंड्स देख लें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें IMF होती है, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आप बात करते हैं। दीज आर दी मेटल्स। मेटल्स के अंदर क्या होता है बेटा? मेटल्स के अंदर तो मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिस तरह मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम 2+ और ये इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2+ होंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें चलें ये थोड़ी साफ सी करके डायग्राम बनाता हूँ, वेट अ मिनट। मैग्नीशियम की डायग्राम बेटा इस तरह बनेगी, देखें, क्योंकि ये आप लोग बहुत गलतियां करते हैं बेटा, इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लें। ये जब भी हम पेपर चेक करते हैं आप लोगों की इसमें गलती होती है जी। और ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है जी, ऐसे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अट्रैक्शन है इनके दरमियान जी, देखें ये अट्रैक्शन है जी। अट्रैक्शन किसके दरमियान है? जो पॉजिटिव आइन है और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मेटालिक बॉन्ड। ये बेटा आपका मेटालिक बॉन्ड है। जी बेटा, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ग्रुप 2 के हो या ग्रुप 1 के हो, उनके व्हाइट कलर होते हैं। ये बेटा आपका मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। अब देखिए ये मैग्नीशियम का था। कैल्शियम में जरा देखिएगा बेटा, कैल्शियम में मैं क्या करता हूँ, कैल्शियम का साइज थोड़ा सा बिगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपके पास बेटा कैल्शियम आ रहा है जी बेटा। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे ना, क्योंकि ग्रुप 2 है, सब में दो दो ही होंगे। अब आप जरा देखिएगा कि ये अट्रैक्शन कहां स्ट्रॉन्गर होगी। देखें, जहां पर ये डिस्टेंस कम है वहां अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। यहां डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो गया कैल्शियम आयन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि कैल्शियम का साइज जो बिगर हो गया है। जब कैल्शियम का साइज बिगर हो गया है, जब कैल्शियम का साइज बिगर हो गया तो वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या वीकली अट्रैक्ट करेगा? वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जो मेटालिक बॉन्ड है वो वीकर मेटालिक बॉन्ड है, वीकर मेटालिक बॉन्ड। और अगर आपको बेटा इनको मेल्ट करना है ना, तो यू नीड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड। आपको मेटालिक बॉन्ड ब्रेक करना है। मैग्नीशियम में स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड है। तो अब आपने बेटा इसका आंसर लिखना है कि क्यों आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है। तो पहली बात आपने ये लिखनी है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, जो किसके दरमियान है बेटा, ये लाजमी लिखें, मेटालिक बॉन्ड किसके दरमियान है? बिटवीन दी पॉजिटिव आइन एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो आपने बता दी है बेटा कि मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव आयन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है जी? अट्रैक्शन। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर की जो मैंने पहली लाइन लिखनी है, ये मुझे लिखने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने ऊपर बता दी है। अगर तो वो ये ना बताता ना फिर आपको ये लिखना चाहिए था, लेकिन उसने बता दिया तो पहली लाइन आप बेशक ना लिखें। अब आपको ये बताना है कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो कम हो रही है। क्यों? एज दी बेटा केटाइनिक साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? देखें, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, केटाइनिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एज दी size of cation, as the size of cation increases down the group। अच्छा ये बताएं जी, ये आपके पास है इधर Mg2+, ये आपके पास है कैल्शियम 2+। किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है? आप कहेंगे चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम है, दोनों के ऊपर 2+2+ है। तो बेटा अगर चार्ज दोनों के ऊपर उसकी जो क्वांटिटी है ना वो तो 2+ है, लेकिन अगर आप डेंसिटी देखें, डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होती है मैं जरा उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं बेटा। चार्ज
डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लें, बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। चार्ज ऑन दी आइन, चार्ज ऑन दी आइन और साइज ऑफ दी आइन। अब जरा देखें इधर, जितना आइन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा ना, मतलब +1 +2 +3, तो +3 ज्यादा चार्ज है ना, तो आप कहेंगे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं है, यहाँ तो +2 वाला है, तो चार्ज तो सेम है। अब दूसरे फैक्टर को देखें, साइज ऑफ द आइन। जितना बेटा आइन का साइज बिगर होगा ना, उतनी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब देखिए चार्ज यहाँ पर ना स्प्रेड हो गया ना, जब चार्ज यहाँ पर स्प्रेड हो गया, चार्ज क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, तो वो डाइल्यूट हो गया, वो इतना अट्रैक्शन शो नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपको यहाँ पर ये बात, अब यहाँ आपको ये बताना है यहाँ पर कि डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, साइज ऑफ केटाइन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, एंड चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। अब बेटा अब आपको मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स। फिर सुन लें कैसे 3 मार्क्स मिलेंगे। आपने बताना था जी कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है, तो आपने पहली बात तो ये बताई कि अट्रैक्शन कम हो रही है, किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के दरमियान। क्यों कम हो रही है, क्योंकि केटाइन का साइज बढ़ रहा है और उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी का मतलब समझ गए ना बेटा, डेंसिटी का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन कितना थिक है। बेटा चार्ज डेंसिटी, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया जी चार्ज डेंसिटी मुझे समझ नहीं आई। भाई ये फॉर्मूला आप अगर याद कर लें, फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा डेंसिटी का क्या मतलब है कि वो चार्ज कितना थिक है, चार्ज कितना थिक है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का रश ज्यादा है कम है। अब आपको मैं एक डेली लाइफ से एग्जांपल दूं, क्या पता उससे समझ आ जाए। ये एक राउंड अबाउट है बेटा, ये एक राउंड अबाउट है जिसमें एट अ टाइम कितनी गाड़ियां, ये 1 2 3 4 5, 5 गाड़ियां जी। ये एक और राउंड अबाउट है, इसमें भी एट अ टाइम 5 गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। कहां पर आपको रश ज्यादा लग रहा है जी, ए राउंड अबाउट में या बी में? ए में आपको रश ज्यादा लग रहा है ना, हालांकि वहां भी 5 गाड़ियां हैं, बी राउंड अबाउट में भी 5 है, लेकिन ए में रश को ज्यादा लग रहा है, वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई है, थोड़े से एरिया में ज्यादा गाड़ियां आ गई है ना। तो जब थोड़े से एरिया में ज्यादा गाड़ियां आई है तो वो डेंसिटी ज्यादा होगी है। थोड़े से एरिया में ज्यादा चार्ज होगा तो वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। थोड़े से एरिया में चार्ज ज्यादा है, यहाँ यहाँ ज्यादा एरिया में चार्ज है, तो इसलिए ऊपर वाले में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, वो उतनी अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है जी। अब ये बात समझ आ गई है ना। अब आगे आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने थोड़ी स्पीड भी बेटा बढ़ानी है, हमने पेपर खत्म करना है ये क्लास में। अच्छा, अमोनियम सल्फेट हैज अ रिलेटिव फार्मूला मैस। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें आधी चीज लिख कर आते हैं। देखिए 2 चीजें हैं इसमें, एक है रिलेटिव और एक है फार्मूला मैस। पहले तो फार्मूला मैस को समझे। देखिए फार्मूला मैस ना एक ब्रॉड टर्म है। एक टर्म आपने सुनी होगी मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस जो है ना बेटा, ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। किन कंपाउंड्स के लिए अप्लाई होती है? ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन बेटा जो फॉर्मूला मैस है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है। यू कैन यूज दिस टर्म फॉर आयोनिक एंड यू कैन यूज दिस टर्म फॉर कोवेलेंट। तो फॉर्मूला मैस का मतलब आप इसमें आयोनिक कंपाउंड भी इसमें शामिल कर रहे हैं और कोवेलेंट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डिफाइन द टर्म फॉर्मूला मैस। बेटा फॉर्मूला मैस आप कैसे निकालते हैं? वाटर एस्पोस, इसका फॉर्मूला मैस कैसे निकालते हैं? 18 होता है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उनके एटॉमिक मैसेज। तो आप लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। द mass of all the atoms in a molecule। कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो बेटा मॉलिक्यूल, और अगर आयोनिक हो जैसा कि ये है तो फॉर्मूला यूनिट। ये भी डिफरेंस देखिएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ फॉर्मूला यूनिट। लेकिन ये क्योंकि फॉर्मूला मैस लिखा हुआ है ना उसने, तो इसलिए आप बेटा
जो मर्जी लिख दें, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला मैथ दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इस एग्जांपल को देखें तो फिर फॉर्मूला यूनिट बेहतर है, लेकिन आप दोनों लिख दें, अलाउ कर रहा है। mass of all the atoms in a molecule। अब आपने बेटा किसको डिफाइन करना है? रिलेटिव को। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी एटम्स के मैसेज निकालते हैं ना बेटा, वो आप कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालते हैं। तो आगे आपने लिखना है रिलेटिव टू 1/12, यस, रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द mass of कार्बन 12 एटम। बेटा आप में से अक्सर बच्चे नीचे वाला पार्ट छोड़कर आ जाते हैं। तो रिलेटिव के लिए ये मैंने लिखा है रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द mass ऑफ कार्बन 12, और फॉर्मूला मैस वो लिख दिया। अब बेटा डॉट एंड क्रॉस बनाना है फॉर द अमोनियम आइन। देखिए आपको मैं पहले इसका रिएक्शन समझा देता हूँ, अमोनियम आइन बनता कैसे। ये अमोनिया है NH3, ये बेटा इसका एक लोन पेयर है, राइट, और H प्लस के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये क्या बना रहा है? NH4 प्लस। ये है जी आपके पास अमोनियम आइन, ठीक है जी। ये बेटा आपका अमोनियम आइन बन गया ना। अब आपने इस अमोनियम आइन का डॉट एंड क्रॉस बनाना है, तो आपको बड़ी आसानी होनी चाहिए। पहले तो आप अमोनिया बनाए ना बेटा, ये देखें, ये N, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करना है, 1 2 3 4 5, और ये हाइड्रोजन आगे जी 1 2 एंड 3। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये जो देखें H प्लस आ रहा है ना बेटा, H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लेकिन लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। तो आपको पता है ये एग्जैक्टली अब डेटिव बॉन्ड बनने जा रहा है। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है। और डेटिव बॉन्ड बनता कब है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन ना हो, दूसरे के पास लोन पेयर हो। तो बेटा ये जो दूसरा हाइड्रोजन H आइन आ रहा है, ये इधर आ जाएगा। देखिए ये नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसके साथ, और ये आपके पास NH4 बन गया जी, ठीक है जी। अच्छा, अक्सर वो इस तरह करता है, मैं इस क्वेश्चन से हट के आपको एक चीज बता रहा हूँ। वो लिखता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में कितनी तरह की बॉन्डिंग है? तो 3 तरह की बॉन्डिंग है जी। कैसे? ये देखिए जी, अमोनियम क्लोराइड में जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, दीज आर दी कोवेलेंट। ये येलो कलर वाले कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? कोवेलेंट। ये जो ब्लू कलर से मार्क किया, ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए। और बेटा ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, अमोनियम आइन एंड क्लोराइड आइन, ये कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक। ये आयोनिक बॉन्ड है। अच्छा, सजेस्ट द शेप ऑफ एन अमोनियम आइन एंड प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल। बेटा आपने अमोनियम आइन की शेप बतानी है, तो ये देखें ऐसे है, जस्ट लाइक CH4। अच्छा, आपको पता है ना डेटिव बॉन्ड को इस तरह एरो से शो करते हैं, राइट। बेटा ये देखें इसकी क्या शेप होनी चाहिए जी। आपको अगर थोड़ी सी वेस्पर थ्योरी याद है, तो वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि जब आप नाइट्रोजन के देखें ना, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है बेटा, ये बात ध्यान में रखें। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, चारों के चारों बेटा बॉन्ड पेयर है। तो इट्स जस्ट लाइक CH4। तो टेट्राहेड्रल एंड 109.5। शेप क्या है? टेट्राहेड्रल, और एंगल क्या होगा? 109.5। अच्छा जी, ये अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये बेटा 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिड की डेफिनेशन ये दी थी कि एसिड इज प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। और बेस इन्होंने क्या कहा था? बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या होता है जी? प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेकिन इस पे आपको 1 मार्क मिलेगा। अब वीक को भी आपने डिफाइन करना है बेटा। वीक का क्या मतलब है? वीक, अक्सर बच्चे सिर्फ एसिड को डिफाइन कर देते हैं जी, एसिड इज प्रोटॉन डोनर। तो वीक का मतलब है कि जो, अच्छा एक ईशा मीर क्वेश्चन कर रही है जी कि जो एंगल है ऊपर 107.5 होना चाहिए। ईशा मीर वो उस वक्त होता अगर ये NH3 होता जी। अगर ये NH3 होता ना, तो फिर आपकी बात ठीक थी कि इसका एंगल 107.5, क्योंकि एक लोन पेयर है, लोन पेयर रिपेल कर रहा है बॉन्ड पेयर को, और ये एंगल यहाँ पर कम होकर 107.5 हो गया, या 107 हो गया। लेकिन देखो वो पूछ रहा है NH4 प्लस में अमोनियम आइन। तो अमोनियम आइन में आप सिर्फ नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट कर लो, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर तो कोई नहीं है इसके पास बेटा। NH4 के प्लस के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है ना, जो एक लोन पेयर था वो भी बॉन्ड में चला गया, इसलिए ये 109.5 है बेटा, जस्ट लाइक CH4। अच्छा बेटा नीचे वाले क्वेश्चन में
ये जो वीक एसिड है वो आपने बताना है कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने कि वीक एसिड डज नॉट कंप्लीट आयोनाइज, नॉट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है बेटा इसमें, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन लिख दे, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है जी। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, राइट एंड कोएफिशिएंट टू शो द बिहेवियर ऑफ अमोनिया माइन इन वाटर। बेटा ये बात अब फिर सुन ले, अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया, अमोनिया दिस इज अ बेस। क्यों? याद रखें लोरी ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो तमाम वो मॉलिक्यूल्स, तमाम वो आइंस जिनके पास लोन पेयर होगा वो एज अ बेस काम कर सकते हैं। ये बात याद कर ली। जिन मॉलिक्यूल्स के पास, जिन आइंस के पास लोन पेयर होगा वो एज अ बेस काम कर सकते हैं। इसलिए बेटा ये एज अ बेस काम करेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना। लेकिन अब अगर अमोनियम आयन की बात करें, NH4+, अमोनियम आयन पता है क्या होता है बेटा? एसिडिक इन नेचर। व्हाई? क्योंकि अमोनियम आयन के पास ये एबिलिटी है कि इट कैन डोनेट द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अब वो यही तो कह रहा है कि आप अमोनियम आयन का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो पता है क्या करेगा? अमोनियम आयन यहाँ पर एसिड और वाटर यहाँ पर एज अ बेस काम करेगा। अमोनियम आयन बेटा किस में चला जाएगा? NH3 में। और जो इसने बेटा प्रोटॉन लूज किया ना, अमोनियम आयन ने जो प्रोटॉन लूज किया, वो पता है कौन गेन कर लेगा? जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है। तो H2O+ से क्या बन जाएगा? H3O+। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से बेटा देखें, ये वाटर है ना आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ये 2 हाइड्रोजन आ गए, तो एक जो बेटा हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा, देखें ऐसे, तो ये H3O+ बन गया जी। तो ये वो कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, हैदर बेटा चीजों को मुश्किल ना बनाया करो, बिल्कुल आपको रिवर्सिबल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, जब वो आपसे सिंपल रिएक्शन पूछ रहा है तो आपको बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं लिखना। अगर आप रिवर्सिबल लिखोगे अच्छी बात है, लेकिन अच्छा ये कितने मार्क्स के, मुझे एक चेक करने दो। 2 मार्क्स का है। वेट 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 वेट, राइट एंड गोइंग टू शो दिस इंक्लूड द स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल के मार्क्स है बेटा, देखिए इसमें मुझे 1 मार्क अभी मिलेगा। स्टेट सिंबल्स नहीं डाली ना मैंने, तो मुझे 1 मार्क मिलेगा, इसमें 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब स्टेट सिंबल्स आपने डालनी है, बड़ा सिंपल है इसमें स्टेट सिंबल डालना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्योंकि अमोनियम आयन वाटर में वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर इज लिक्विड। अच्छा अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं होता बेटा? सॉल्युबल होता है, एक्वस, और H3O+ एक्वस, ये। ठीक है, अगर आप इसको, जिस तरह हैदर एक स्टूडेंट कह रहा है कि जिसको रिवर्सिबल, अगर आप इसको रिवर्सिबल कर देंगे ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस है। नहीं करेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो स्टेट सिंबल्स बेटा आपने इसमें लाजमी डालने हैं। 2 मार्क्स है, उसने यहाँ बकायदा मेंशन किया कि इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। एक बच्चा कह रहा है जी व्हाई कांट वी राइट दी NH3 एज अ लिक्विड। बेटा अमोनिया तो लिक्विड नहीं होता, अमोनिया एज अ गैस। अमोनिया क्या होता है? गैस। तो मैंने यहाँ गैस इसलिए नहीं लिखा, हालांकि वो गैस अलाउ करता है, गैस इसलिए नहीं लिखा कि जिस रिएक्शन में वाटर होगा ना बेटा, वाटर, तो अमोनिया उस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए गैस नहीं लिखना आपने। आप अमोनिया को, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें अमोनिया बन रहा है और उसमें वाटर भी है, तो आप अमोनिया के नीचे एक्वस लिखेंगे। एक्वस मीन अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हुआ हुआ है। अच्छा लिक्विड का मतलब कुछ और होता है। लिक्विड का मतलब है कि आप अमोनिया को लिक्विफाई कर रहे हैं कूल डाउन करके, तो ये तो कूल डाउन नहीं हो रहा ना, ये तो बेटा रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, तो एक्वस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, उसको जरा अच्छे तरीके से समझना है आपने, ये मोल से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन के बाद मैं डायरेक्टली बेटा आऊंगा आपके जो लास्ट पहले उस पर जिसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। मोहर सॉल्ट, बेटा मोहर सॉल्ट बड़ा फेमस सॉल्ट है, उसकी रीजन पता है क्यों? क्योंकि इसमें 2 कीटाइंस हैं। आप जरा देखें, मोहर सॉल्ट के अंदर एक है अमोनियम,
NH4, एंड NH4 पर क्या चार्ज होता है बेटा 1+, और कितने है जी अमोनियम 2 है ना, तो 2+ हो जाएगा। अच्छा, फिर है जी सल्फेट, सल्फेट पर क्या चार्ज होता है -2, कितने है सल्फेट 2 दफा है तो -4 हो जाएगा। तो बेटा आयरन पर क्या चार्ज होना चाहिए, जरा गेस करें ना, शाबाश। देखें जो एनाइन है उस पर -4 चार्ज आ रहा है, और इस -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 केटाइन है, एक अमोनियम आयन है और एक आयरन है, तो आयरन पर क्या होना चाहिए +2 होना चाहिए, राइट। ये अच्छा, अब्दुल्ला आमिर -2 नहीं +2 बेटा आयरन पर, ठीक है, गुड। अब देखें इसके अंदर आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, XH2O है, तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि X की क्या वैल्यू है ना, X वो पूछना चाह रहा है आपसे। तो कह रहे हैं मोहर सॉल्ट इज द हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब इसमें वाटर ऐड हुआ है, ऑफ अमोनियम आयरन 2 सल्फेट। X रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। X क्या बता रहा है जी आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बता रहे हैं, ठीक है। A student wanted to determine the value of X, 0.784 ग्राम, बेटा पूरे इस सॉल्ट का मैस उसने कितना लिया है 0.784 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन वाज एसिडिफाइड। अच्छा, पहले तो देखते हैं जी अगर ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस डॉट XH2O। बेटा अगर इसको आप वाटर में डालें तो क्या बनेगा, देखिए क्या अमोनियम आयन बनेंगे, नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन बनेंगे, और क्या बनेगा बेटा, आयरन के आयन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 1 मोल आयरन का आयन बनेगा, और क्या बनेगा बेटा 2 मोल ऑफ सल्फेट आयन बनेंगे, और वाटर सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा, ये आयन्स बन रहे हैं आपके पास, राइट। अब वो ये कह रहा है, अच्छा आपको एक और बात बताता हूँ। अब वो आगे जो है ना बेटा रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, पहले ये सुन ले। ऑल ऑफ द सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड, मतलब आपका जो ऑल ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब ये कि आपके पास बीकर में अमोनियम आयन है, आयरन 2 आयन है और सल्फेट आयन, वो रिएक्शन करवा रहा है इसका पोटाशियम मैग्नेट KMnO4 के साथ। बेटा KMnO4 की नेचर क्या होती है बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप कहेंगे कभी जो है ना सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कह रहे होते हैं विच डोनेट्स द ऑक्सीजन, तो बेटा आप मेरी बात सुने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं बताऊंगा तो वहां विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बताऊंगा कि जो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब हम फिजिकल या इनऑर्गेनिक कर रहे होंगे वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन, दोनों की एक ही बात है बेसिकली, फर्क नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बेटा KMnO4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे रिएक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट से। तो आप मुझे बताएं इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आयरन 2 होगा, उसने लिखा भी हुआ है, क्यों होगा बेटा, क्योंकि आयरन 2 हैज द एबिलिटी कि वो आयरन 3 में जा सकता है। नहीं बेटा, एक स्टूडेंट कह रहे जी कि एसिडिफाइड KMnO4 का ये मतलब नहीं है कि KMnO4 एसिड से रिएक्शन करेगा, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता है, क्यों, इसकी लॉजिक समझे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो भाई KMnO4 इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा, लेकिन तभी करेगा ना जब कोई दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो आयरन 2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन 2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और देखिए ना आपको पता है आयरन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में जाएगा बेटा, इसने यहाँ रिएक्शन लिखा भी हुआ आयरन 3 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए आयरन 2 आयरन 3 में जाएगा। तो आपको रिएक्शन समझ आ रहा है कि रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और एक रिड्यूसिंग एजेंट आयरन 2 के दरमियान। अब बेटा पहला काम हम अभी मोल वाला तो देखते हैं, पहले इसको बैलेंसिंग करनी है जी, इसकी रिडॉक्स, ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इस तरह करते हैं, मैं जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देता हूँ। MnO4 के ऊपर -1 चार्ज है, ऑक्सीजन -2 होगा, -8 और मैग्नीज इज +7। बड़ा +7 ही होगा ना, आपने नेट आंसर -1 लेकर आना है, तो मैग्नीज +7 होगा, यहाँ मैग्नीज +2 है। बताइए जी आप, मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, गेन किए ना इसने इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था ना KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 5 इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा आयरन 2 को देखें,
आयरन 2 आयरन 3 में जा रहा है, इसने क्या किया जी, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे बेसिक रूल, जब भी आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या यहाँ पर इक्वल है? आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1। नीचे K1O4 कितने गेन कर रहा है, 5। तो ये इक्वल नहीं है। तो बेटा 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आयरन जहां जहां वहां पीछे 5 लगा दो, और 5 को किससे करेंगे, 1 से, मतलब जहां जहां ये है 1 लगा दो। अब बेटा आपने सिंपल क्या करना है, ये तो बैलेंस हो गया ना। अब आ जाए चार्जेस के ऊपर, चार्जेस को बैलेंस करना है बेटा। मैं इसको रब करके चार्जेस बताता हूँ कैसे बैलेंस होंगे। 5 1 को तो समझ आ गया। अब बेटा देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि आप राइट साइड पे चार्जेस काउंट करें। ये कितना चार्ज है जी आयरन पर, +3। लेकिन ये +3 कितनी दफा है, 5। देखे एक आयरन पर 3 प्लस चार्ज है ना, तो 5 आयरन है, कितना चार्ज हो जाएगा, +15। और बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सिंपल आप ऑक्सीजन को देख के बताएं, तो बेटा ऑक्सीजन को देख के भी हो सकता है, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, वहां पर कभी आप 2 लगाएंगे, कभी 3 लगाएंगे। ये आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, इससे आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं बेटा कि किस तरीके से आपका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। देखिए बेटा आयरन 3 के ऊपर आयरन यहाँ पर 15 चार्ज है, और मैंगनीज के ऊपर +1, सॉरी +2। ये 2 प्लस चार्ज है ना बेटा, तो नेट कितना हो गया जी चार्ज, +17 हो गया, राइट। अब ये +17 चार्ज जो है ना, ये इधर भी इतना ही होना चाहिए था। यहाँ चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा देखिए, बेटा आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे ना, आप ऑक्सीजन से नहीं करेंगे। अगर आपने ऑक्सीजन से करना है तो फिर आपको बहुत लंबा मेथड करना पड़ता है। ये बेस्ट मेथड होता है और ये आपके सिलेबस में है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अच्छा बेटा अब आपने लेफ्ट साइड पर देखने जी कि यहाँ कितने चार्जेस हैं। चार्जेस MnO4 के ऊपर -1 नजर आ रहा है, और ये एक दफा ही है, तो -1 इधर। यहाँ कितने है जी चार्ज, आयरन पर 2 प्लस, और ये 5 दफा है, +10। तो जरा अच्छा आप कहेंगे हाइड्रोजन, 1 मिनट के लिए हाइड्रोजन को काउंट ना करें। 1 मिनट के लिए H के ऊपर जो +1 है इसको ना काउंट करें। क्यों, अभी आपको रीजन समझ आ जाएगी। बड़ा इस H+ को छोड़ के बताएं, आयरन 2 5 टाइम है, +10 चार्ज, MnO4 के ऊपर -1 चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो गया, कितना हो गया जी, +9। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, एक साइड पर +9 चार्ज आ रहा है, दूसरी साइड पर +17 आ रहा है। क्या इक्वल है चार्ज दोनों साइड पर, नहीं इक्वल। कहां पर कम है, रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर। रिएक्टेंट साइड पर कम आ रहा है, +9। आप ये चाहते हो कि +9 को बढ़ाकर +17 किया जाए, बट इसमें कितना ऐड करना होगा, +9 को +17 करना चाहते हो तो कितना ऐड करूं, 8। जब 8 ऐड करूंगा तो 8 मैं H के पीछे लगाऊंगा। H को इसलिए मैंने पहले काउंट नहीं किया, H के पीछे क्या लगाया, 8। तो ये 8H+ हो गया ना। अब आपके देखें वाटर आराम से बैलेंस हो जाएंगे, 8H है तो ये 4H2O हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वो मेथड होता है जिससे आप रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बेटा बैलेंसिंग के बाद वो कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ आयरन 2, कि आयरन 2 का क्या रोल है। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि आयरन 2 ने आयरन 3 में जाना है ना, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन 2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा ये अब वो कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करें जी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। तो आयरन 2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करते हैं जी, डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं इस मेथड को दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको रिपीट कर दे, भी कर देता हूँ, पहले ये सुन लें। लेकिन आयरन 2 का रोल क्या है, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा ये आयरन 2 किसको रिड्यूस कर रहा है, KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो बस ये 2 बातें आपने लिखनी है, काफी है बेटा। फिर सुन लें, कुछ बच्चों को इनकी बैलेंसिंग समझ नहीं आई, जरा फिर देखें जल्दी से, मैं जरा जल्दी से बताऊंगा बेटा। सबसे पहला काम आप ऑक्सीडेशन नंबर देख ले। मैंगनीज के ऊपर क्या चार्ज है, +7, यहाँ +2 है, आयरन +2, और यहाँ आयरन 3। ठीक है बेटा, तो मैंगनीज +7 से किस में जा रहा था, +2 में। देखिए मैंगनीज ने पहले 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, अब 2 लूज किए हुए, तो मतलब गेन कितने किए इसने,
गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? देखिए पहले मैंगनीज +7 था, प्रोडक्ट वाली साइड पर मैंगनीज +2 है, इसका मतलब है इसने कुछ गेन किया ना, चार्ज कम हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने 5 इलेक्ट्रॉन। आयरन को देखें, आयरन +2 है, इधर आयरन +3 है, तो इसने क्या किया जी, लॉस किया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये कह रहा हूं रूल ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए बेटा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि आयरन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर आयरन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो KMnO4 को भी 1 गेन करना चाहिए था, लेकिन KMnO4 तो 5 गेन कर रहे हैं। इट मींस अच्छा आपको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखें बैलेंस करने के लिए आपको कोई ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से और 5 को 1 से। ये जो 5 बटा आपने लिया ना 5, 5 1 5, देखें अब ये लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये 5 आयरन के पीछे लगाऊंगा और 1 ये जो है बेटा 1 ये मैंगनीज के पीछे लगेगा। तो ये तो बेटा आपके 1 5 वाले बैलेंस हो गए। अब चार्जेस को बैलेंस करना था बेटा, तो चार्जेस के लिए मैंने आपको कहा था कि आप जरा देखें कि यहाँ कितना चार्ज आ रहा है। वाटर तो न्यूट्रल है, उसको छोड़ दे। यहाँ 15 +15 इधर आ रहा है, +2 इधर आ रहा है, ये देखिए +2, तो ये +17 हो गया। यहाँ इनिशियली मैंने आपको कहा था अपने हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ देखें कितना आ रहा है, ये -1 और ये +10 और ये +9 हो गया। अब मैंने आपको ये कहा कि रिएक्टेंट वाली साइड पर +9 है, प्रोडक्ट वाली साइड पर +17 है, और आप +9 को +17 करना चाह रहे हो, कितना ऐड करेंगे इसमें बेटा, 8, तो 8H के पीछे 8 लगा देंगे। अब 8 हाइड्रोजन है तो वाटर कितने होंगे, 4H2O, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जल्दी से बेटा क्वेश्चन पर आए। अच्छा अब देखिए यहां पर कह रहे कि कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ मैग्नेट आइंस। देखें एक चीज याद कर लें बस, वो ये कि जब भी उसने किसी सोल्यूशन के बारे में उसकी कंसेंट्रेशन दी हो और उसका वॉल्यूम दिया हो, क्या KMnO4 की कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है? कंसेंट्रेशन है 0.02, वॉल्यूम है 20। तो मोल पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 1000 कर दे, मोल आ जाएंगे। रेशियो मेथड से भी आ जाता है, अभी टाइम कम है बेटा, बस मैं एक ही मेथड से करा रहा हूं। जब भी आपको किसी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन पता हो, कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, दिस इज द कंसेंट्रेशन, और उसने वॉल्यूम बताया हो कि कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 1000 करना है। तो ये देखिए भाई, ये आपके पास होगा कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है बेटा उसकी, 0.02 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व कर ले, तो 0.004 मोल्स, ये मोल्स आ रहे हैं भाई, 0.0004। आप लोग बेटा शाबाश को चेक करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं। ये किसके मोल आ रहे हैं बेटा, सुने, ये मोल आ रहे हैं KMnO4 के। देखें जो रिएक्शन हो रहा था ना, ऊपर ब्यूरेट से आपने KMnO4 ऐड किया ना, तो KMnO4 के कितने मोल आपने ऐड किए, 0.0004 मोल्स, ताकि आयरन 2 से रिएक्शन करे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ आयरन 2। अब आप नीचे ये बताएं कि आयरन 2 कितना था भाई, नीचे ऊपर KMnO4 तो आपने इतना ऐड किया, नीचे आयरन 2 कितना है। तो उसके लिए पता है आपको क्या करना है, इस इक्वेशन की मोलर रेशियो देखनी है, ये इसने इसलिए उसने आपसे बैलेंस करवाई, ये वाली इक्वेशन। KMnO4 और आयरन 2 में मोलर रेशियो क्या है, 1:5 है। ये देखें KMnO4 में और आयरन 2 में रेशियो क्या आ रही है, या फिर देख लें 1:5 कि 1 मोल KMnO4 का, अगर 1 मोल KMnO4 का होगा तो 5 मोल आयरन 2 के होंगे। तो KMnO4 के कितने मोल हैं, 0.0004, आयरन 2 के उसके 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। आयरन 2 के कितने हो जाएंगे भाई, 5 टाइम्स ज्यादा, तो x इज इक्वल टू 0.0004 टाइम्स 5, तो ये क्या आ गया आपके पास, 0.002, ये जिसका 5 टाइम हो गया, ठीक है। मतलब KMnO4 के आपने जितने मोल ऊपर से डाले ना, नीचे बीकर में आयरन 2 के 5 टाइम्स मोर मोल्स थे। आपको कैसे पता चला, इक्वेशन आपको ये रेशियो बता रही है ना बेटा, कि एक KMnO4 के मुकाबले में 5 मोल्स आयरन 2 के होंगे फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। अब आपके पास देखें आयरन 2 के मोल आगे,
अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुननी है ये। और वो ये बात ये है, बेटा ये बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने ये सॉल्ट लिया था ना, उसको वाटर में डाला था, राइट? अमोनियम आयरन सल्फेट को वाटर में डाला तो 2 मोल अमोनियम आयन बने, 1 मोल आयरन 2 और 2 मोल सल्फेट। बेटा ये आयरन 2 में और सॉल्ट में मोलर रेशो क्या है? आयरन 2 में और इस सॉल्ट में मोलर रेशो क्या है? क्या 1:1 है या नहीं है? अगर मैं आपसे पूछता कि अमोनियम आयन में और सॉल्ट में क्या मोलर रेशो है, तो आपने कहना था अमोनियम आयन और सॉल्ट में 1:2 है। लेकिन सॉल्ट में और आयरन 2 में मोलर रेशो क्या है? 1:1। 1:1 है ना। इसलिए आपने जो आयरन 2 के बेटा मोल निकाले हैं ना, वही मोल सॉल्ट के भी होंगे। वही मोल किसके होंगे? सॉल्ट के भी होंगे। तो लिहाजा जो सॉल्ट के मोल आ रहे हैं, मोल्स ऑफ NH4 twice FeSO4 whole twice dot XH2O 0.002 ये आ रहे हैं भाई। जी मालिक। अच्छा, अब मैस भी आपको बेटा पता है, मैस ऑफ सॉल्ट भी आपको पता है। वो कितना आ रहा है ये देखें। मैस ऑफ सॉल्ट उसने लिया हुआ है 0.784, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब वाटर समेत जो मैस आ रहा है 0.784, 0.784। ये आपके पास बेटा मैस ऑफ द सॉल्ट है। मोल ऑफ द सॉल्ट भी आपके पास आ गया। अब आपने क्या निकालना है? MR। पता है कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बेसिक सी चीज, रेशियो मेथड से भी आ जाता है। रेशियो मेथड यूज करना चाहते हैं वो कर ले। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर MR। ये फॉर्मूला सबको आता होगा। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी? 0.002। मैस इन ग्राम कितने हैं जी? 0.784 डिवाइडेड बाय MR। MR ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, MR इज इक्वल टू 0.784 डिवाइडेड बाय 0.002। ये बेटा आपके पास MR आ जाएगा। ये जो MR आएगा ये हाइड्रेटेड का आ रहा है, दैट इज 392। कितना आ रहा है? 392। अब आपने पता क्या करना है बेटा? अब आपके पास ना इस पूरे सॉल्ट का MR आ गया, मतलब अमोनियम 2 आयरन SO4 होल ट्वाइस डॉट XH2O, इस सारे का MR कितना है? 392 है। X की वैल्यू निकालनी है बिल्कुल। अब आप जो है ना इसमें अलजबरा है बस। अब कैसे? 2 नाइट्रोजन है, इसको ऐसे कर लें 2N। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4 2 8, 8H। फिर आयरन है 1, 2 सल्फर है। फिर बेटा 4 2 8, 8 ऑक्सीजन है। X ऐसे ही आएगा। पूरे वाटर का MR कितना होता है बेटा? 18 इज इक्वल टू 392। कर लेंगे ना आगे? ये 18 ही है बेटा, ये 8O है। ये कितना है? 8O है, 8O। फिर आगे कर लेंगे या नहीं करेंगे? देखें, नाइट्रोजन वैल्यूज पुट करनी है आपने। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। हाइड्रोजन है 1। आयरन का कितना होता है भाई? हैदर जल्दी से बोलो बेटा आप लोग। जी बेटा 6 आ रहा है, शाबाश, काफी बच्चों ने तो निकाल लिया है। 56 आ रहा है भाई आयरन। सल्फर का आ रहा है जी 32। ऑक्सीजन का आ रहा है जी 16। प्लस X इंटू 18। अच्छा बेटा ये डॉट का मतलब ना, यहाँ पर केमिस्ट्री में इस डॉट का मतलब प्लस है। वैसे तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना मैथ्स में, लेकिन जब आप फॉर्मूला बेस निकाल रहे हैं तो इस डॉट का मतलब प्लस X इंटू 18 इज इक्वल टू 392। बट आप X की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 इज द आंसर। ठीक है। अब बेटा मैं पहले इस तरह करता हूँ कि पहले ऑर्गेनिक वाला पार्ट जल्दी से कराता हूँ, फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये बहुत आसान सा है, यह हम कर लेंगे, भी छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, करना सारे हमने। पहले लास्ट क्वेश्चन पहले कर लें, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। ये जी द रिएक्शन बिटवीन, अच्छा W इज दिस, क्या है जी? W CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 कीटोन है। ठीक है। The reaction between the W and alkaline aqueous iodine produces a white yellow precipitate। पहले तो मैं आपको वो बता दूं रिएक्शन क्या है, थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ।
सुने, तमाम वो कंपाउंड्स जिसमें CH3CO आता हो, तमाम वो कंपाउंड्स, तमाम वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O आता है, वो आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें I2 और NaOH बेटा रिएक्शन करते हैं। शॉर्टकट सुन ले बस, रिएक्शन जब होता है ना बेटा तो यहां से बॉन्ड टूटता है। कहां से? ये जो मिथाइल और कार्बोनाइल के दरमियान बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये जो बेटा आपका मिथाइल है ना, ये जाता है CHI3 आयोडोफॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट। ये जो बेटा CH3 होगा ना, ये किस में जाएगा? CHI3 में। और जो रिमेनिंग पार्ट है ना बेटा, ये सॉल्ट बनाता है। क्या बनाएगा? सॉल्ट। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, और साथ में NaI बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन फिलहाल उसने पूरा रिएक्शन नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म देते हैं। जिन कंपाउंड्स में CH3CO ग्रुप लगा हो, ये आपको आयोडोफॉर्म देते हैं, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो कह रहा है गिव द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एज येलो प्रेसिपिटेट इन दिस रिएक्शन, ट्राई आयोडोमीथेन या आयोडोफॉर्म या ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन, ठीक है, या आयोडोफॉर्म कह दें। गिव द नेम ऑफ W। W के क्या नाम है? W बेटा आपके पास देखें 4 कार्बन का कीटोन है, तो 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूटेन, और कीटोन कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन लगा हुआ है ना, तो ONE लगाएंगे, ब्यूटानन। अच्छा, there are 2 other structural isomer that are also carbonyl compounds. Draw the structure. अब देखिए बेटा, इसके अंदर तो आइसोमेरिज्म नहीं बन सकते। कीटोन के अंदर इस कीटोन के फर्दर आइसोमर नहीं बन सकते, ना इसमें ब्रांचिंग हो सकती है, तो लिहाजा आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की तरफ जाना पड़ेगा। देखें, इसमें 4 कार्बन है ना, कह रहा है कि आप इसका आइसोमर बनाएं। नहीं बेटा, जब तक 4 कार्बन हो ना, तो उसमें ऑन की पोजीशन नहीं बताई जाती। तो देखें, ये अंडरस्टूड है कि कार्बोनाइल इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन। 4 कार्बन वाले कीटोन में कार्बोनाइल थर्ड पर आ ही नहीं सकता। 4 कार्बन वाले कीटोन में कार्बोनाइल थर्ड पर आ ही नहीं सकता। अगर आप थर्ड पर डाल रहे हैं तो वो उस साइड से काउंट करें, फ्रॉम द राइट साइड, वो फिर 2 बन जाएगा। जी बेटा, एक स्टूडेंट ने ठीक बताया कि आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे। बेटा हमें इसके एल्डिहाइड बनाने पड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होती है? देखें, C4H8 और O है ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बेटा ये होते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप उससे 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाएं, कीटोन भी बनाएं, एल्डिहाइड भी बनाएं। मैं एल्डिहाइड बनाता हूं जी, इसका C4H8 होगा 1 2 3 4। ये देखें जी, ये क्या बन गया जी? ब्यूटानल। इसको आप ऐसे लिख देंगे, CH3 CH2 CH2 CHO, ये लिख देंगे। CHO आपको पता है ना, एल्डिहाइड को कहते हैं। दूसरा पता है बेटा मैं कैसे बनाऊंगा? इन 3 कार्बन में ब्रांचिंग कर दूंगा, 1 2 3। ये जो बेटा एक कार्बन है, इसको ब्रांच लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में? इस कार्बन के साथ देखेंगे कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। तो CH3 होल ट्वाइस CH CHO। CHO एल्डिहाइड को बोलते हैं। तो ये देखिए कि मैंने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड बनाए, दैट इज द जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कीटोन के। अब आ जाए नेक्स्ट इसके रिएक्शन के ऊपर बेटा, क्योंकि उसने आपको कहा स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मे बी चेन आइसोमर, मे बी फंक्शनल ग्रुप, मे बी पोजिशनल। तो मैंने आपसे ये कहा कि पोजिशनल तो बन नहीं सकता था, कीटोन में आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। पीछे ये 2 बच गए ना, एक मैंने फंक्शनल ग्रुप बनाया और एक चेन बनाया है। ये दोनों आपस में चेन है, ये दोनों आपस में कौन से? चेन आइसोमर है बेटा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब है 3 तरह के आइसोमर्स में से जो भी बन सकता है आप बना दें, चेन, पोजिशनल या फंक्शनल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब
टू रिएक्शंस ऑफ W आर शोन। बेटा ये आपका कीटोन है, राइट। और आप देखें कि CO था ना, अब यहां आपको HH लगा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बात दफा आपको समझ, देखें जब भी कन्वर्जन आ रही हो ना, तो मेन चीज है आप देखा करें कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसमें जा रहा है। तो मुझे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ये कीटोन था जो कि अब अल्कोहल में जा रहा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही ना ये कौन सा अल्कोहल है, तो उसको ऐसे करें, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 के साथ 3 हाइड्रोजन है, लगाएं। कार्बन नंबर 2 के साथ 1 हाइड्रोजन है, और ये ब्रैकेट का मतलब है ये भी कार्बन 2 के साथ है। कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। अब जरा मुझे ये बताएं कि ये जो कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ OH लगा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी होगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल है भाई। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा, ये जो अल्फा कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, या अल्फा कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है भाई। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बन रहा है? आपने रिडक्शन की है, आपने इसमें रिडक्शन किया बेटा। जो C डबल बॉन्ड O था ना, आपने इसमें H, एक H इस कार्बन पर ऐड हुआ है और एक H इस ऑक्सीजन पर ऐड हुआ है। तो बेसिकली दिस इज रिडक्शन। और आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं? 2 रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनाइल कंपाउंड को अच्छा, जब मैं कार्बोनाइल कंपाउंड बोलता हूं तो इससे मुराद एल्डिहाइड और कीटोन होता है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। तो इसमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, LiAlH4 इन ड्राई ईथर, एक ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा NaBH4। ये 2 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अल्कोहल। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन रिएक्शन 1। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या बेटा? दिस इज द रिडक्शन, कीटोन की रिडक्शन हो रही है। आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर रिएक्शन 1। कौन सा रिएजेंट है जो आपने यूज किया होगा? LiAlH4 इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बेटा सॉल्वेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ईथर का क्या मतलब है? बेटा LiAlH4 इज अ सॉल्ट। LiAlH4 क्या सॉल्ट है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो सॉलिड को तो आप ऐड नहीं करते ना, आप जनरली क्या करते हैं, सॉलिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन LiAlH4 को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। रीजन इज LiAlH4 रिएक्ट्स विद वाटर, ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है। इसलिए आप बेटा क्या करेंगे, आप LiAlH4 को एक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ड्राई का मतलब है कि इसमें वाटर नहीं है ये लिक्विड। ड्राई ईथर इज लिक्विड, लेकिन इसमें वाटर नहीं है। तो LiAlH4 को आप ड्राई ईथर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि वाटर में करेंगे वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। और NaBH4 को बेटा आप एक्वस में ले लेते हैं। दोनों में से जो सा मर्जी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें, आपकी मर्जी। बेटा यहां लिखना तो लाजमी नहीं है, लेकिन जब 2 मार्क्स के यहां देगा ना, फिर आपको ड्राई ईथर बताना लाजमी होगा। ठीक है, आप LiAlH4 लिखें या आप NaBH4 लिखें। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए अब। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन का आपसे मैं वो भी पूछूंगा। ये पहले आपको मैं रिएक्शन ऊपर लिख देता हूँ कि कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं। देखिए ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 HCN, और एरो के ऊपर वो लिखता है NaCN। ठीक है, और क्या होता था जी इसमें, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव CN नेगेटिव। ये H बेटा इधर जाएगा, CN इधर जाएगा, मतलब ऑपोजिट चार्जेस पर ऐड करना है ना आपने। तो CH3 CO CH2 CH3, H इधर आ गया और CN इधर आ गया। ये तो है रिएक्शन ना, दिस इज द एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन हो रही है कार्बोनाइल में, किसकी? HCN की। लेकिन मैकेनिज्म में आप बेटा देखें, मैकेनिज्म में देखें कि वो HCN नहीं ऐड कर रहा, वो CN से कर रहा है। तो मेरी एक बात सुनिएगा, ये CN पता है कहां से आ रहा है? CN नेगेटिव। दिस CN नेगेटिव इज कमिंग फ्रॉम NaCN। ये CN नेगेटिव कहां से आ रहा है? NaCN से। जी शिफा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो जब मैं मैकेनिज्म कराऊंगा उसके बाद नाम बताऊंगा, मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बेटा देखिए ये CN नेगेटिव कहां से आ रहा है, पहले ये समझ लें। दिस CN नेगेटिव इज कमिंग फ्रॉम NaCN, नॉट फ्रॉम HCN। ठीक है ना? तो पहले स्टेप में ये कैटलिस्ट काम करेगा, दिस इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरफ से CN नेगेटिव आ रहा है। अब बेटा आपने मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब पता क्या होता है? वैसे तो उसने बता दिया, लेकिन जनरली वो नहीं बताता। आपने चार्जेस डालने,
डायपोल्स, लोन पेयर, करली एरोस। तो याद रखें बेटा, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो आप कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये CN का जो लोन पेयर है ये बेटा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। देखे ना, CN ये लोन पेयर कार्बन के ऊपर है, नॉट ऑन नाइट्रोजन, क्योंकि देखें बॉन्ड यहाँ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है ना, तो इसलिए ये लोन पेयर कार्बन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बोनाइल पर। नाइट्रोजन अटैक नहीं कर रहा इस केस में, ऑल्दो नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, लेकिन कार्बन का लोन पेयर अटैक करेगा। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है फिर देखें, आपको जब भी मैकेनिज्म लिखना है आप देखेंगे डायपोल किधर बन रहा है, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा CN, यहाँ पर जो कैटलिस्ट की तरफ से आ रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अब आपने एरो स्टार्ट करना है फ्रॉम द लोन पेयर। बास बच्चे नेगेटिव चार्ज से एरो स्टार्ट करते हैं जो कि गलत होगा। आपको एरो कहां से स्टार्ट करना है, फ्रॉम दी लोन पेयर, और किस साइड पर जाना है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन है। तो ये बेटा करली एरोस के मार्क्स हैं, इस डायपोल के मार्क्स हैं। अगर अभी डायपोल ड्रॉ करेंगे तो मार्क मिलेंगे। अब पता है क्या होगा, जब ये CN नेगेटिव, ये जो लोन पेयर है बेटा ये अटैक करेगा कार्बन पर, कार्बोनाइल कार्बन पर, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, पाई बॉन्ड टूट जाएगा ना। क्योंकि देखें कार्बन, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, ये वाला, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन जो है ये क्या करने जा रहा है बेटा, ये कार्बोनाइल कार्बन CN के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है ना, तो ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा और देखिए पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ चला गया ऑक्सीजन के पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, CH3 CO नेगेटिव विद लोन पेयर, CH2 CH3 NCN। ये लोन पेयर क्यों आया बेटा, क्योंकि एक पूरा बॉन्ड ऊपर चला गया ना ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब बेटा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा, अब HCN आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना बेटा, यहां से एरो स्टार्ट होगा इस हाइड्रोजन पर, और ये देखिए जो CN नेगेटिव पहले आपने यूज किया ना फ्रॉम दी कैटलिस्ट, वो रीजनरेट हो जाएगा। ये CN नेगेटिव आप बेशक आगे लिख दें कि ये CN नेगेटिव रीजनरेट हो गया भाई, जो आपने यूज किया था कैटलिस्ट वाला वो उसको दोबारा मिल गया, रीजनरेटेड। ठीक है, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, देखिए आप जब भी मैकेनिज्म का नाम देना हो तो आप ये देखा करें फर्स्ट स्टेप में कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है। जी बेटा, आप हाइड्रोजन आयन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप पूरा HCN ड्रॉ करें ना, HCN ड्रॉ करें, उसको बताएं कि HCN है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पर अटैक किया, देन बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटा। ठीक है, HCN ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर है हैदर। अच्छा बेटा, अब देखिए बेटा, आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग मेरा ख्याल है मार्क्स स्कीम को देख रहे होंगे, उसने H+ लिखा होगा, लेकिन असल में H+ नहीं है। अगर आप देखें ना बुक के अंदर भी, या फिर जो प्रॉपर इसका मैकेनिज्म होता है उसमें HCN आता है, और आप इसको ब्रेक होता हुआ दिखाएं कि ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है जी बॉन्ड, और CN रीजनरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए जी इंटरमीडिएट बेटा, ये है इसका, दिस इज द इंटरमीडिएट। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अच्छा, मैं आपको इसके मैकेनिज्म का नाम बता रहा था बेटा। फर्स्ट स्टेप को देखा करें जब भी मैकेनिज्म को नाम देना हो, फर्स्ट स्टेप में देखें कौन अटैक कर रहा है किस पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और बेटा ऐड हो रहा है ना। आप कहेंगे हमें कैसे पता जी ऐड हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट रहा है बेटा, पाई बॉन्ड टूट रहा है, और CN, आप ये देखें सिर्फ इस फर्स्ट स्टेप को देखें, क्या एडिशन हुई है नहीं हुई, एडिशन हुई है, CN ऐड हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटा है, और CN नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इस मैकेनिज्म का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेटा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, अब आगे चलें, स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय X। बेटा X कह रहा है कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, दिस इज द कायरल कार्बन, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ना, ऑप्टिकल
आइसोमर। ठीक है बेटा, अच्छा अब वो कह रहा है एक्सप्लेन फुली व्हाई एक्स शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। कह रहा है ये जो एक्स है ये ऑप्टिकल आइसोमर क्यों शो करता है, आप इसको एक्सप्लेन करें। तो आप बताएंगे कि जो एक्स हैज अ कायरल कार्बन, एक्स के पास कायरल कार्बन है या नहीं है, एक्स हैज अ कायरल कार्बन। बेटा ये इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है कि इसके पास कायरल कार्बन है ना बेटा। कायरल कार्बन कहते हैं कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप। ये मैं नीचे एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, नीचे बेटा वही क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा कि क्यों ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि एक्स हैज अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मीन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। कायरल कार्बन मीन्स a carbon which has 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी भी बताए ना कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो कह रहे हैं एक्सप्लेन फुली। अब इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। बेटा ये देखें, आप जब एग्जामिनर अगर आपसे कहे ना कि आप इसका ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करें, आपने ऐसे ड्रॉ करना है, गौर से देखिएगा। एक तो हमेशा 3D बनाना है, एक तो हमेशा क्या बनाना है 3D। इसको C2H5 इकट्ठा भी लिख सकते हैं, राइट, CH2 CH3 को। अब आपको याद आ रहा होगा बेटा कि हाँ इस तरह की चीजें हमने कभी पढ़ी है। ये देखें जी, OH C2H5 CN CH3। अब बेटा मैं अगर इस A मॉलिक्यूल को उठाकर B, सेम इनेंशियोमर भी बेटा इसी को बोलते हैं, इनेंशियोमर भी इसी का नाम है। अगर मैं इस एक A को उठाकर B के ऊपर रख दूं, A मॉलिक्यूल को उठाकर B के ऊपर रखूं, तो ये इथाइल के नीचे क्या आएगा, मिथाइल आएगा। इस मिथाइल के नीचे क्या आएगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये भी आपने लिखना है बेटा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा लिख लें, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बेटा जल्दी से। ये तो मैं आप कहता हूँ कि आप लोग खुद करें जल्दी से, 1 मिनट लें बेटा, इसको करें, बहुत आसान है। आपने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। कह रहा है एक्स को ट्रीट कर रहे हैं अमोनिया के साथ और प्रोडक्ट को फिर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक कंपाउंड वाई बन रहा है, राइट। एक कंपाउंड वाई बेटा बन रहा है। उस कंपाउंड वाई में कार्बन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, नाइट्रोजन इतने परसेंट, ऑक्सीजन इतने परसेंट बाय मास। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके परसेंटेज बाय मैसेज है। परसेंटेज क्या है, बाय मैसेज। मतलब अगर 100 टोटल है ना तो उसमें से कार्बन कितना आ रहा है 51.3 ग्राम्स, हाइड्रोजन आ रहा है 9.40, कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है 12.0, ऑक्सीजन आ रहा है 27.3। अब बेटा आपने इनके एटॉमिक मैसेज, क्योंकि ये सब एटम्स है ना, ये सब एटम्स की फॉर्म में, तो आपने इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है बेटा। यहीं पे मैं इधर ही डिवाइड कर रहा हूँ। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। बड़ा जो इनके आंसर आ रहे हैं वो जरा लिख लें। 4.28 ये आपके पास मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। 4.28 आ रहे हैं, ये 9.40 आएगा। 0.857 आ रहा है, 1.71 आ रहा है। अब बेटा आप इस पे रेशियो लेते हैं, ये जो मोल्स होते हैं ना इनकी रेशियो लेनी है। उसके लिए आप बचपन से एक तरीका पढ़ते आ रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है 0.857, तो 4.28 0.857, 9.40 0.857, 0.857 0.857, 1.71 0.857, ये आ रहा है जी। अब इसको अगर आप डिवाइड कर लें, इसको बेटा डिवाइड करें तो आपके पास आ रहा है 5, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ रहा है बेटा 11,
इसको बेटा अगर आप डिवाइड करें, सॉरी, इसको अगर आप बेटा डिवाइड कर लें तो आपके पास आ रहा है 1, और इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास आ रहा है 2। तो आपके पास जो, अच्छा, उसने एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बन रहा है बेटा, ये ऊपर आ गया, C5H11NO2, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा। ये क्या आ रहा है आपके पास? एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो कह रहा है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाई, यू मस्ट एक्सप्लेन योर रीजनिंग। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया ना बेटा। अच्छा, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आया है ना, ये आपके पास है C5H11NO2, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। बेटा इसके जरा मैथ्स निकाल ले। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स इसको बोलते हैं। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, मैं जरा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स निकालना चाहता हूँ। 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन है 12, हाइड्रोजन एक ही है, नाइट्रोजन 14 है और ऑक्सीजन 16 आ रहा है। सारे को सॉल्व करें बेटा, आपके पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स पता है कितना आ रहा है? 117 आ रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स क्या आ रहा है? 117। और बेटा मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या आ रहा है? वो भी 117 आ रहा है। तो आप मुझे बताएं, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला भी 117, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 117, इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा ना। आपने एक वो पढ़ा होगा इस तरह का फॉर्मूला बचपन में, चले देखिए मैं आपको बताता हूँ। N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस अवर एम्पिरिकल मैस। याद आ रहा होगा आपको, ओ लेवल्स में इस तरह के एक फॉर्मूला पढ़ते थे। मॉलिक्यूलर मैस कितना है? 117। एम्पिरिकल मैस कितना है? 117। क्या आंसर आ रहा है? 1। तो आप अपने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू C5H11NO2, तो क्या सेम आएगा? सेम नहीं आएगा क्या? C5H11NO2। जी बेटा, ये जो आप डिवाइड करेंगे ये हमेशा आपके पास एक होल नंबर आएगा, 1 2 3 इस तरह का। अब आपने बेटा बताना है, वो कह रहा है यू मस्ट एक्सप्लेन योर रीजनिंग, कि ये कैसे आया है भाई। तो आप बताएंगे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैथ्स है वो सेम है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैथ्स। ठीक है बेटा, ये आपने इसमें बताना। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन में आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग उसको खुद ही लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। इसको जब सुनते जाएं। Most vehicle fuel contain hydrocarbon obtained from crude oil. State the name of the type of reaction that hydrocarbon undergo when being used as a fuel. कह रहे जी आप वो टाइप ऑफ रिएक्शन बताएं कि जिसमें हाइड्रोकार्बन जो है ना फ्यूल के तौर पर बर्न हो रहा होता है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? कंबस्शन। कंबस्शन हो रही होती है बेटा, बिल्कुल ठीक है, कंबस्शन होगी ये। अच्छा, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ओक्टेन एज अ फ्यूल, C8H18। बेटा देखिए आपको कंप्लीट इक्वेशन की तरफ जाना है, कंप्लीट कंबस्शन की तरफ, राइट। तो कितने कार्बन है जी? 1 मोल से स्टार्ट करें। 8 कार्बन है तो 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितने हैं? 18, तो इसका हाफ वाटर बनाए, 9H2O। और अब बेटा आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, 8 2 16, और 16 और 9 कितने हो गए बेटा? 25। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 25/2। ठीक है। The supply of the material suitable for use as a fuel directly from the crude oil is not sufficient to meet the demand. A process is carried out to make some of the larger hydrocarbon molecules more useful. Name this process. Cracking. ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। कह रहे कि ड्रॉ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमर दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्यूटीन। अब जरा इसको समझ ले बेटा, जब भी मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी पॉलीमर बनाना हो ना, पॉलीमर, तो उसके लिए एक मोनोमर लिखने का एक स्टाइल है। वो कैसे देखें? मोनोमर आपने हमेशा ऐसे लिखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
और उसके ऊपर नीचे आपने ग्रुप्स ऐड करने, राइट लेफ्ट पर नहीं ड्रॉ करने बिल्कुल भी, वरना गलती होगी। तो अब देखें जरा, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड पर तो एच लगे हुए, ऊपर ऊपर या नीचे लगा दे, और एक मिथाइल लगे हुए बेटा, ये है जी आपका, ये वही स्ट्रक्चर बना है। देखिए ये ब्यूटूइन है ना, तो ये भी तो ब्यूटूइन है, ये देखें, दिस इज ब्यूटूइन। लेकिन लिखने का ये स्टाइल आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपने मोनोमर ड्रॉ करना है ना बेटा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट पर कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, ऊपर नीचे ड्रॉ करना है, वरना आपसे नहीं बनेगा स्ट्रक्चर, गलत हो जाएगा। ड्रॉ दी रिपीट यूनिट, क्या करना है जी, आपने जब भी पॉलीमर ड्रॉ करना हो तो इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं और डबल बॉन्ड को खत्म कर दें। बस एक चीज की एहतियात करनी है, डबल बॉन्ड खत्म, ये आपका पॉलीमर बन गया जी। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हो। नेम द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, आपको पता है कि अल्कीन्स जो होते हैं ना, ये हमेशा एडिशनल पॉलीमराइजेशन देते हैं। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा, कि सिर्फ आपका पॉलीमर बनता है, साथ में कोई और प्रोडक्ट नहीं बनता। जी बेटा लगा सकते हैं, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बेटा, ये भी इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। कह रहा है जी कि गैसेस प्रोड्यूस्ड in internal combustion engine include carbon monoxide, oxide of nitrogen such as NO2 and unburned। अच्छा गाड़ियों के अंदर ना बेटा, जब फ्यूल बर्न हो रहा होता है तो बाज दफा जो पेट्रोल है वो अनबर्न भी एग्जॉस्ट फ्यूम से बाहर आ रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रही है, NO2 भी आ रहा है। लेकिन जो मॉडर्न कार्स हैं उनमें एक डिवाइस लगती है और वो क्या करती है कि उन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में नहीं आने देती, बल्कि उनको पहले कन्वर्ट करती है। वो कह रहा है कि these gases are removed from the exhaust before they can enter the atmosphere। State what is used to remove these gases from the exhaust। कैटालिटिक कन्वर्टर, आपने देखा होगा बेटा गाड़ियों के पीछे ये लिखा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कन्वर्टर क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लेडियम इज द कैटलिस्ट, वो इन गैसेस को, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इन हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करते हैं। राइट वन इक्वेशन टू शो बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिमूव। ये ऐसे होता है जी, ये CO है और ये NO2 है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर जिसमें प्लेडियम इज द कैटलिस्ट, वो क्या करता है, इनको, ये जो हार्मफुल गैसेस है ना, इनको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस। बैलेंसिंग अभी कर लेते हैं। ये देखें जी बैलेंसिंग होगी, आप चेक कर सकते हैं बैलेंस इक्वेशन। बस आपने ये याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा डाइऑक्साइड में जाएगी और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा ना, वो हमेशा नाइट्रोजन गैस में जाएगा, ये याद कर ले। ठीक है, स्टेट द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अलाउइंग अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू एंटर द एटमॉस्फेयर। कह रहा है अगर अनबर्न्ड पेट्रोल जो है ना वो एटमॉस्फेयर में आएगा तो क्या होगा बेटा, उससे फॉग हो जाती है, फॉग, फॉग लिख दें, हेज लिख दें, या ग्लोबल डिमिंग का एक वर्ड वो यूज कर रहे हैं कि आपको बेटा क्लियर नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे सम टाइम आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हो तो आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होता, जो आपकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होती फॉग की वजह से। तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है जी, नॉट एसिड रेन बेटा, एसिड रेन नहीं है। हाँ फोटोकेमिकल स्मोक आप कहेंगे, एसिड रेन तो इस वजह से नहीं होती ना। ये तो वो कह रहे हैं कि अनबर्न पेट्रोल, वो पेट्रोल जो जले बगैर गाड़ी से बाहर आ गया, उसका क्या इफेक्ट है, तो वो फॉग या हेज या ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। ग्लोबल वार्मिंग नहीं बेटा, ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉज करता है ना, ग्लोबल डिमिंग का मतलब है आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। आप जब मोटरवे पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, बास टाइम में आपको फॉग जो है ना होती है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर में आ गया। अच्छा बेटा, व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू रिमूव सल्फर। अच्छा बाज दफा ये होता है कि जो पेट्रोल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल, इनको फ्यूल के तौर पर यूज करने से पहले सल्फर कंटेंट इससे निकाला जाता है। क्यों, अगर सल्फर बर्न होगा उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, उससे एसिड रेन होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो एसिड रेन कॉज करता है। आइडेंटिफाई टू अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन इन द एटमॉस्फेयर। बट एसिड रेन क्या करता है,
जब ये नीचे आएगा तो सॉइल की पीएच को बढ़ा देगा, कम कर देगा, सॉरी, सॉइल की पीएच कम हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ा देगा। सॉइल की पीएच कम करेगी ना एसिड रेन, और एसिडिटी बढ़ा देगी। अच्छा, एक्वेटिक लाइफ को किल करेगी जी, एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को किल करेगी, ठीक है। और ये जो सॉइल में मिनरल होते हैं ना, मिनरल्स, उनको बेटा ये एब्जॉर्ब कर लेती है, लीचेस अवे सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो ये इसके नुकसान है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आपको याद होगा आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ा था, सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फिर सुने, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आप करते थे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन V2O5 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 से 5 ATM और SO3। फिर आप जी SO3 में H2SO4 डालते थे, H2S2O7 ओलियम, और फिर आप H2S2O7 में वाटर डालते थे तो 2H2SO4। याद है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओ लेवल्स में, ये ए लेवल्स में भी है, ठीक है ना। लेकिन जो H2SO4 ऊपर बन रहा है बेटा एटमॉस्फेयर में और एसिड रेन के तौर पर नीचे आ रहा है, उसमें ये रिएक्शन तो नहीं हो सकता ना, ये तो स्पेशल कंडीशन आप इंडस्ट्री में दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर SO3 कैसे बनेगा। तो अब देखें, NO2 इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन फ्रॉम SO2। देखिए ना, H2SO4 बनने के लिए SO3 का होना लाजमी है, तो SO3 इंडस्ट्री में तो चलो आप कंडीशन देते हैं, ऊपर कैसे बनेगा। गिव टू इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब हाउ एसिड रेन इज फॉर्म बाय द NO2 बाय द एक्शन ऑफ NO2 विद SO2। ये देखिए अब बेटा, ये तो आपको पता है कि SO2 बन जाएगा ना, सल्फर बर्न होगा और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला गया। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गया ना, ये किससे रिएक्शन करेगा, NO2 से। क्या ऊपर NO2 है, बिल्कुल है। कैसे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब लाइटनिंग होती है रिएक्शन करते हैं, NO बनता है और वो NO NO2 में जाता है। अब बेटा ये जो NO2 है ना, ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, SO3 और NO बन गया ना, SO3 बन गया। अब ये जो SO3 बना है बेटा, ये SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाएगा, एसिड रेन। ये बेटा वो कह रहा है, ये दो इक्वेशंस वो कह रहा था, ठीक है। गिव टू इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ NO2। NO2 इज डिस्क्राइब एज अ कैटलिस्ट। बेटा ये कह रहा है कि NO2 जो है ना, ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। Explain the use of an appropriate equation why NO2 is used as a catalyst। तो ये देखें बेटा, NO2 जो एटमॉस्फेयर में था, उसने अपना ऑक्सीजन किसको दिया, SO2 को दिया, खुद किस में चला गया, NO में। तो ये जो बेटा NO है ना, ये दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, NO2 बना देगा। तो कैटलिस्ट की आप डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं भाई, जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको दोबारा मिल जाए, जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको दोबारा मिल जाए, दैट इज द कैटलिस्ट ना। तो ये रीजनरेटेड हो गया बेटा, तो आप नीचे लिख देंगे कि वो कह रहा है एक्सप्लेन भी करें, आप बताएंगे कि इट इज रीजनरेटेड, ये दोबारा रीजनरेट हो गया। याद है अभी जो मैंने आपको मैकेनिज्म कराया था उसमें CN रीजनरेट हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी रीजनरेट हो गया, इसलिए ये आपका कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन कौन सा पेपर था, एक बात बच्चे पूछ रहे हैं, ये मई जून 2018 है। और कल के लिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ, कल के लिए ना मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर अभी सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और कल की क्लास में फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से। और मुझे बताइएगा आज की क्लास ये बेहतर रही है ना, अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करें तो ये तरीका ठीक है बेटा या नहीं। ठीक है जी बेटा, मैं भी आपको ना सेंड करता हूँ नेक्स्ट पेपर जो आप लोगों ने करना होगा। अल्लाह हाफिज।